संबंधित महत्वपूर्ण बातों का ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इसी शीर्षक की, जिसका शीर्षक जिसको यहाँ सूचित किया गया है पदबंध। पदबंध क्या है? जैसा कि मैंने आपको कल की क्लास में बताया, पदबंध दो शब्दों से मिलकर बना है, पद जमा बंध, यानी पदों को बंधा हुआ, पदों का अलग अलग पदों का बंधा हुआ स्वरूप। पदबंध को जानने के लिए सबसे पहले हमने वर्ण का परिचय लिया। वर्णों के व्यवस्थित सार्थक समूह से शब्द बने। शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई मानी जाती है, जिसका विशिष्ट अर्थ होता है और जो अपने आप में व्याकरणिक नियमों से मुक्त होता है। लेकिन जब इसी शब्द को वाक्य में प्रयुक्त कर दिया जाता है तो वो कहलाया पद। अब इसे आप शब्द से सूचित नहीं करोगे। मान लीजिए आपको एक प्रश्न दिया गया कि विविधता में एकता की विशेषता दर्शाने वाला भारत मेरा देश है। यहाँ पर भारत के नीचे रेखांकन दिया गया और पूछा गया बताइए इसका स्वरूप क्या है। तो यहाँ पर अगर आप 4 विकल्प के साथ अपना उत्तर परिपुष्ट करते हो कि विकल्प में दिया गया शब्द, पद, पदबंध और अन्य कोई, तो यहाँ पर आप उसे शब्द नहीं कह सकते क्योंकि वो वाक्य में प्रयुक्त हुआ है। पदबंध नहीं कह सकते क्योंकि पदबंध में अलग अलग पदों के समूह को भी रेखांकन में शामिल किया गया होता। सिर्फ भारत के नीचे रेखा खींची गई है, इसलिए इसे हम क्या संबोधित करेंगे? पद की संज्ञा से सूचित करेंगे। तो उस विकल्प को ही आपको टिक करना है, वही आपका सही आंसर माना जाएगा। ठीक है। पदबंध के अध्ययन में हमें यहाँ इसकी परिभाषा को भी ज्ञात कर लिया कि जब 2 या 2 से अधिक अलग अलग पदों का एक समूह जो है व्याकरणिक इकाई का कार्य करता है और किसी शीर्ष पद को सूचित करता है तो वह पदबंध कहलाता है। मान लीजिए एक उदाहरण मैं आपको वापस से बता रही हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा दशरथ नंदन। दशरथ नंदन कौन? अयोध्या नरेश। अयोध्या नरेश कौन? सीतापति। सीतापति कौन? श्री राम। श्री राम आदर्श पुरुष थे। आदर्श पुरुष थे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे शीर्ष पद कौन सा है? शीर्ष पद है श्री राम। श्री राम को सूचित करने के लिए कौन कौन से आश्रित पद कार्य कर रही हैं? श्री राम को सूचित करने के लिए यहाँ पर जितने जो आश्रित पद है वो है दशरथ नंदन, ये भी सूचित करता है राम को। अयोध्या नरेश भी सूचित करता है राम को। और सीतापति भी कौन थे? श्री राम थे। अगर यहाँ पूरा आपको रेखांकन दिया गया और पूछा गया बताइए इसका स्वरूप क्या है, तब आप बोलोगे ये क्या है? पदबंध है। क्यों है? क्योंकि अलग अलग पदों का समूह एक व्याकरणिक इकाई के रूप में किसी शीर्ष पद को सूचित करता है, तो वह एक व्याकरणिक इकाई के रूप में प्रयुक्त होने वाला पदों का समूह ही क्या कहलाता है? पदबंध कहलाता है। समझ आई आपको बात? जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, परिश्रमी, ईमानदार, सच्चे मनुष्य सभी जगह आदर के पात्र होते हैं। आदर के पात्र होते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें भी मैंने ये वाक्य लिखा। इस वाक्य में अगर सिर्फ मनुष्य के नीचे रेखा खींची गई है, मनुष्य शब्द के नीचे रेखांकन दिया है, तो ये तो क्या है? एक पर्टिकुलर पद है, इसे शब्द नहीं कहेंगे। लेकिन कैसा मनुष्य? जो सच्चा हो, जो ईमानदार हो और जो परिश्रमी हो, ऐसे मनुष्य सभी जगह आदर के पात्र होते हैं। ये अलग अलग पदों का जो समूह था, ये एक शीर्ष पद को सूचित करता है और एक पूरा व्याकरणिक इकाई का कार्य करता है। तो यहाँ अगर रेखांकन दिया गया है तो ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा? तो ये पूरा का पूरा कहलाएगा पदबंध। समझ आई बात? अगर एक किसी पर्टिकुलर वर्ड के नीचे रेखा खींची गई है तो वो कहलाएगा पद। पद क्यों कहलाया? क्योंकि वो वाक्य में प्रयुक्त हो गया। वाक्य में प्रयुक्त होने की वजह से वो अपने स्वतंत्र अस्तित्व हो चुका, व्याकरणिक नियमों में बद्ध हो गया, कारक की विभक्तियों से युक्त हो गया। इसीलिए हम उसको पद की संज्ञा देंगे क्योंकि वो शब्द की महिमा से लुप्त हो चुका है। अगर वहां पर उसी पद को सूचित करने के लिए अलग अलग पदों का समूह एक साथ कार्य करता है व्याकरणिक इकाई के रूप में, तो वो कहलाएगा पदबंध।
तो शब्द क्या है, उसे पद की संज्ञा से कब सूचित करते हैं और पद में भी पदबंध किस प्रकार से बनते हैं। तो इस पदबंध में कौन कौन से पद शामिल होते हैं। इस पदबंध में दो तरह के पद शामिल हैं। इसका एक होता है शीर्ष पद, जिसे मुख्य पद कहा जाता है। दूसरा होता है आश्रित पद। शीर्ष पद और आश्रित पद दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, पदबंध का निर्माण करते हैं। यहाँ तक की बात आप सभी को समझ आ गई होगी कि शब्द क्या है, स्वतंत्र इकाई है, भाषा की मूल इकाई है। तो शब्द का अपना विशिष्ट अर्थ होता है और व्याकरणिक नियमों से मुक्त होता है। लेकिन जब इसी शब्द को वाक्य में प्रयुक्त कर दिया जाता है तो व्याकरणिक नियमों में बदल जाता है। कारक की विभक्ति से युक्त होने की वजह से उसका स्वतंत्र अस्तित्व हो जाता है और इसलिए अब उसमें हम पद की संज्ञा से सूचित करते हैं। और इसी पद में जब अलग अलग पदों का समूह एक व्याकरणिक इकाई का कार्य करता है तो वो कहलाता है पदबंध। पदबंध दो शब्दों से मिलकर बना है, पद जमा बंध, यानी पदों से बंधा हुआ। दो या दो से अधिक पदों का समूह जो है वो एक विशेष पद को सूचित करता है। तो यही समूह क्या कहलाता है, पदबंध कहलाता है। अब हमने कल की क्लास में आपको बताया था कि पदबंध के प्रकार का कैसे हम ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो पदबंध के प्रकारों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे जरूरी है कि हमने शब्दों का वर्गीकरण किया। शब्दों के वर्गीकरण में पहला आपको बताया उत्पत्ति कैसे हुई, भाई संस्कृत भाषा से हुई, हिंदी भाषा से हुई, देशी भाषाओं से हुई और विदेशी भाषाओं से हुई। इन्हीं के शब्दों को हमने अपनी हिंदी में शामिल किया। बनावट के आधार पर कौन से शब्द शामिल थे, रूढ़ शब्द थे, यौगिक शब्द थे, योग रूढ़ शब्द थे। प्रकार्य के आधार पर दो तरह के शब्द थे, एक विकारी और दूसरा अविकारी। हमारे लिए विकारी और अविकारी ही जो शब्द है वही शब्द यहाँ पदबंध के वर्गीकरण के लिए या पदबंध के भेदों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मुख्य कार्य या मुख्य सहायक की भूमिका निभाएंगे। और अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण किया, एकार्थक, अनेकार्थक, समानार्थक, विपरीतार्थक और समरूपी भिन्नार्थक। तो मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि जब विकारी और अविकारी का हमने वर्गीकरण किया तो जो विकारी शब्द थे उस विकारी शब्दों में शामिल थे संज्ञा। अब संज्ञा, जब यही संज्ञा शब्द किसी वाक्य में आ गया, यहाँ पे यह मनुष्य क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। इस सेंटेंस में इस जातिवाचक संज्ञा को काम में लिया गया। तो यहाँ पर आप इस शब्द के नीचे रेखा खींच दोगे तो ये इसको आप क्या पुकारोगे, इसको आप शब्द नहीं कहोगे बल्कि क्या कहोगे, पद। यानी एक भेद बन गया संज्ञा पद। समझ गए। इसी संज्ञा पद को अलग अलग समूह के द्वारा संबोधित किया जाए या सूचित किया जाए तो वो क्या कहलाएगा, पदबंध। यानी तब वो क्या बन जाएगा, संज्ञा पदबंध। इस पूरे को यहाँ से यहाँ तक अगर रेखांकन किया गया है और आपसे पूछा गया है इसका भेद बताइए तो ये क्या है, संज्ञा पदबंध है। क्या कहा जाएगा इसको, संज्ञा पदबंध कहा जाएगा। ठीक है। संज्ञा के बाद यहाँ पर आता है सर्वनाम। ठीक है। सर्वनाम के बाद आता है क्रिया और क्रिया के बाद आता है विशेषण। ठीक है। मैंने आपको कल बताया था, ये तो बात हुई विकारी की। अगर ये सिंगल रूप में है तो इसको पद कहोगे और अलग अलग पदों के समूह में इसको संजोया गया है तो इसको पदबंध कह दोगे। अविकारी में कौन कौन से शामिल थे, अविकारी में शामिल था सबसे पहला क्रिया विशेषण, दूसरा यहाँ संबंध बोधक, तीसरा था समुच्चय बोधक, चौथा था विषयादि बोधक और पांचवा था निपात। ठीक है। यहाँ मैंने आपको बताया कि इनमें लिंग वचन कारक काल के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं आता है। जैसे मैंने यहाँ क्रिया विशेषण बताया, वह अनवरत मेहनत में लगा हुआ है। अनवरत, अनवरत ऐसा शब्द है, मेहनत में लगा हुआ, वहां उसकी क्रिया हो रही है। क्रिया की भी विशेषता बताई, कैसी क्रिया, अनवरत यानी लगातार वो अपने प्रयासों में लगा हुआ है, मेहनत में लगा हुआ है। अनवरत शब्द में लिंग वचन कारक काल के आधार पर कोई बदलाव नहीं आता। वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है। विद्यालय जाना उसकी क्रिया है, लेकिन उसकी भी विशेषता बताई कि वो प्रतिदिन विद्यालय जाता है। तो जब कहते हैं वाक्य में क्रिया की भी विशेषता बताई जाती है तो वो शब्द कहलाते हैं क्रिया विशेषण। और क्रिया विशेषण ऐसे शब्द हैं जिनमें लिंग वचन कारक काल के आधार पर कल, परसों, यहाँ, वहां और दीर्घकाल, न्यूनकाल, अल्पकाल, अनवरत,
लगातार, प्रतिदिन, धीरे धीरे, तेजी से, अथाह, कई ऐसे शब्द जो क्रियाओं की विशेषता बताने के लिए काम में लिए जाते हैं, लिंग वचन कारक काल के आधार पर किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आता। ठीक है। संबंध बोधक वे शब्द हैं जो वाक्य के संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ते हैं। माताजी के साथ, माताजी के साथ मैं बाजार गया। माताजी संज्ञा है, मैं बाजार गया के साथ जो संबंध जोड़ रहा है, यानी विद्यालय के सामने बहुत बड़ा बगीचा है या उद्यान है। मेरे घर के पीछे एक बहुत बड़ा होटल है। के पीछे, के आगे, के दाएं, के बाएं, इस तरह के जो शब्द आते हैं, लेकिन किंतु परंतु ये क्या है, संबंध बोधक आ जाते हैं। संबंध बोधक शब्दों में भी लिंग वचन कारक काल के आधार पर कोई बदलाव नहीं आता। समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक वे शब्द हैं जो बीच में संयोजक शब्दों के रूप में काम में लिए जाते हैं। कि, जो, क्योंकि, लेकिन, किंतु, परंतु, अथवा, और, तथा, एवं, या। इन शब्दों में भी किसी तरह के लिंग वचन कारक काल के आधार पर परिवर्तन नहीं किए जा सकते। यहाँ पर मैं आपको वर्बली बोल करके इनको इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि एक बार हमें इनके ज्ञान को प्राप्त करना है। विस्मयादि बोधक वे शब्द है जो आश्चर्य, हर्ष, प्रशंसा, दुख और जो संताप है, ऐसे कोई भावों की आदि भावों की अभिव्यक्ति करते हैं, वो कहलाते हैं विस्मयादि बोधक शब्द। वाह, तुमने परीक्षा में सफलता हासिल करी। अब वाह शब्द में लिंग बदलो, नहीं किया जा सकता। वाह शब्द में वचन बदल दो, नहीं बदला जा सकता। ये शब्द ज्यों के त्यों रहते। और निपात, मैंने आपको कल बताया कि जब किसी बात को हम कह रहे हैं, अपनी बात को प्रभावी बनाने के लिए कुछ शब्दों को काम में लिया जाता है। मैं भी इस साल मेहनत करूंगा और परीक्षा में अच्छे अंक अर्जित करूंगा। कल रात तक तुम्हें यहाँ आ जाना है। तक, तुम ही इस कार्य को करने में समर्थ हो। तो जब अपनी बात को प्रभावी बनाने के लिए ही, भी, तक आदि शब्दों को काम में लिए जाते हैं, वो कहलाते हैं निपात। इन सारों को हम अविकारी यानी अव्यय में शामिल करते हैं। अव्यय, अ का अर्थ है नहीं आता, व्यय का अर्थ होता है परिवर्तन। जिन शब्दों में लिंग वचन कारक काल के आधार पर किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आता, वो कहलाते हैं अव्यय अविकारी शब्द। ठीक है। तो इन आधारों पर हमने इस पदबंध को भी 5 भागों में बांट दिया। तो ध्यान दीजिएगा कौन कौन से यहाँ 5 भाग थे। जब हमने शब्दों के वर्गीकरण का ज्ञान प्राप्त किया तो हमने पदबंध के भेदों का निर्धारण, पदबंध के मुख्य रूप से भेद। अब इस आधार पर पदबंध के भी कितने भेद हो गए? 5 भेद। सबसे पहला आता है संज्ञा पदबंध, दूसरा आता है सर्वनाम पदबंध, तीसरा आता है क्रिया पदबंध, चौथा आता है विशेषण पदबंध और 5वां आता है अविकारी या अव्यय पदबंध। अब अव्यय में ये चारों के चारों, पांचों के पांचों शामिल हो जाएंगे। समझ गए आप बात को? यानी अगर आपको अविकारी या अव्यय पद दिया गया है तो इनमें से पांचों में से कोई सा भी एक हो सकता है। मान लीजिए मैंने आपको एक वाक्य दिया, अरे यह कार्य तुम्हें शोभा नहीं देता। मैं अविकारी अव्यय या पदबंध को समझा रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। जैसे अरे शब्द के नीचे रेखा खींच दी गई और आपसे पूछ लिया गया बताइए इसका प्रकार क्या है। तो हमें पता है इसका प्रकार क्या है, अरे विस्मयादि बोधक था। विस्मयादि बोधक को किसमें शामिल किया गया? अविकारी अव्यय में। तो अगर आप इसको यहाँ पे लिख आओ कि अविकारी पदबंध, अविकारी पद है या अव्यय पद है या विस्मयादि बोधक पद है, तीनों का अर्थ एक ही है। तीनों का अर्थ एक ही है। समझ गए? जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला कि मोहन विद्यालय नहीं गया क्योंकि उसे घर पर जरूरी काम था। अब क्योंकि के नीचे रेखा खींच दी गई, दो अलग अलग सरल वाक्यों को जोड़ रहा है क्योंकि, और वह क्योंकि शब्द संयुक्त समुच्चय बोधक में माना जाता है जो दो अलग अलग सरल वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है। तो समुच्चय बोधक पद, ये समुच्चय बोधक पद है।
ये समुच्चयबोधक किसमें शामिल है? ये अविकारी में ही शामिल है। तो अगर उसके नीचे रेखा खींच दी गई और आपसे पूछा गया बताइए इसका प्रकार क्या है, तो आप उसको वही बोलोगे कि यह अव्यय पद है या अविकारी पद है। उसको समुच्चयबोधक अगर पर्टिकुलर आपको नाम पता चलता है तो लिख दो, नहीं पता चलता तो अव्यय या अविकारी भी उसको वहां पर लिख करके आप छोड़ सकते हो। समझ आई बात? जैसे परिश्रम करो अन्यथा तुम फेल हो जाओगे, तुम असफल रह जाओगे, अन्यथा अविकारी या अव्यय शब्द है क्योंकि ये इन्हीं में शामिल किया गया है। अब मैंने यहाँ पे लिखा घोड़ा तीव्रता के साथ दौड़ रहा है। अब दौड़ रहा है क्रिया है, क्रिया की भी विशेषता बता दी तीव्रता के साथ। अब तीव्रता के साथ क्या है? क्रिया की विशेषता बताने वाले क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अगर आप यहाँ पे क्रिया विशेषण पदबंध लिखते हो तो सही है, अगर ये क्रिया विशेषण पर्टिकुलर नहीं लिख पाए आप तो उसकी जगह आप अव्यय पद लिख रहे हो या अविकारी पद लिख रहे हो तो वो भी आपका आंसर सही है, गलत नहीं होगा। समझ आई बात? अब बात रहती है हमारी इन चारों के अध्ययन की। इन चारों का अध्ययन बेटा मैं आपको बताऊं कि संज्ञा का आपने ज्ञान प्राप्त कर रखा है, सर्वनाम से भी आप परिचित हैं, क्रिया के विषय में भी आप जानते हैं और विशेषण का भी आपने ज्ञान ले रखा है। मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखे हैं, ध्यान दीजिएगा और पता कीजिएगा कि वास्तव में यहाँ किस तरह से पता चल रहा है कि ये किसको बिलोंग करता है, किसको संबोधित करता है। देखिए, मेहनत करने वाला छात्र परीक्षा में सफल होगा, ये हमारे लिए बात कही गई है। ठीक है, यहाँ सिर्फ छात्र के नीचे रेखा खींच दी गई। बताइए संबंधित इसका प्रकार क्या है? तो सिर्फ छात्र के नीचे रेखा है तो ये क्या है? पद है। छात्र में सभी छात्र शामिल है, किसी पर्टिकुलर बच्चे को वो सूचित नहीं कर रहा। जहाँ सभी को संबोधित किया जा रहा है वो जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। तो यहाँ छात्र क्या है? अगर सिंगल रूप में पूछा जाए तो ये पद है, लेकिन आपको दिया गया कि मेहनत करने वाला छात्र, यहाँ तक रेखा खींच दी गई तो शीर्ष पद कौन सा है? शीर्ष पद है छात्र, छात्र है संज्ञा, तो ये पूरा का पूरा पदबंध क्या कहा जाएगा? संज्ञा पदबंध कहा जाएगा। मान लीजिए मैं यहाँ पर एक और वाक्य लिख रही हूँ, विरोध करने वाले तुम आज स्वीकृति दे रहे हो। ठीक है, मैंने यहाँ इसको रेखांकित किया, सिर्फ यहीं तक रेखांकित किया है, तुम को शामिल नहीं किया। तो यहाँ तुम यानी किसी और को, किसी अन्य व्यक्ति को हम संबोधित करें, भाई तुम आज तो स्वीकृति दे रहे हो और कल तक तुम क्या कर रहे थे? विरोध कर रहे थे। तो अपन किसी तीसरे व्यक्ति को बोलेंगे कि भाई विरोध करने वाले तुम आज स्वीकृति दे रहे हो। अगर सिर्फ यहाँ तक रेखा खींची गई है तो इसका मतलब ये जो तुम है यानी ये जो शीर्ष पद है, इसकी ये क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है कि कल तक ये क्या कर रहा था? ये विरोध कर रहा था। अगर सिर्फ यहीं तक की रेखा दी जाए, इसके नीचे रेखा नहीं दी जाए, तो ये इतना रेखांकन पदबंध है और ये पदबंध अधिकतर कैसा माना जाता है? विशेषता बताने वाला, मेहनत करने वाला। छात्र की विशेषता बताई गई है कि वो क्या है? मेहनत करने वाला है। तो इतना अगर रेखांकन दिया गया है तो ये हमेशा किसमें गिना जाएगा? ये गिना जाएगा विशेषण पदबंध में। समझ गए? लेकिन अगर इसमें शीर्ष पद को शामिल किया गया है तो ये विशेषण नहीं रहेगा, क्योंकि शीर्ष पद जैसा है उसके आधार पर ही पदबंध का निर्धारण किया जाता है। आप मेरी बात को स्पष्ट सुनिएगा और अच्छे ढंग से समझिएगा कि किसी भी पदबंध का निर्धारण करने में इसके शीर्ष पद की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। शीर्ष पद जिस प्रकार का है उस प्रकार के आधार पर ही पदबंध के प्रकार का निर्धारण किया जाता है। अगर शीर्ष पद सर्वनाम है, यहाँ पर दिया गया विरोध करने वाले तुम, अब शीर्ष विरोध करने वाला कौन है? तुम है।
ये पूरा का पूरा शीर्ष पद किसको सूचित कर रहा है? तुम शीर्ष पद को सूचित कर रहा है। यानी शीर्ष पद अगर यहाँ पर क्या है? सर्वनाम, तो ये पूरा का पूरा पदबंध किसमें गिना जाएगा? ये गिना जाएगा सर्वनाम पदबंध में। किसमें गिना जाएगा? सर्वनाम पदबंध में। समझ आई बात? जैसे मैंने यहाँ पर एक उदाहरण और दिया कि आपकी बुक में सही है, संतारा को देख कर वह फूट फूट कर रोने लगी। फूट फूट कर रोने लगी। मैंने यहाँ पे दिया इतना इतना रेखांकन। वह कौन है? यहाँ पे वामीरो है। वह किसको सूचित कर रहा है? वामीरो को सूचित कर रहा है, क्योंकि हमने ये चक्र पढ़ रखा है। भाई वामीरो जो है फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन कब रोने लगी? तो आगे वो कंडीशन बता दी, भाई संतारा को देखकर। अब संतारा को देखकर वह तक का रेखांकन है, तो ये वह शीर्ष पद है। शीर्ष पद सर्वनाम है, इसलिए पूरा का पूरा पदबंध भी किसमें काउंट होगा? सर्वनाम पदबंध में ही काउंट किया जाएगा। आई बात समझ में? शीर्ष पद के द्वारा ही पूरे पदबंध के भेद का निर्धारण किया जाता है। अगर वहां पर शीर्ष पद नहीं है तो क्या किया जाए? तो देखिए एक सेंटेंस मैं यहाँ पर फिर से लिख रही हूँ कि तीव्रगामी बिजली सी फुर्ती वाली गाड़ियां चलने लगी हैं। ठीक है, यहाँ सिर्फ यहाँ तक का रेखांकन है। तीव्रगामी और बिजली सी फुर्ती वाली क्या? गाड़ियां। गाड़ियां शब्द जो विशिष्ट पद है उसके नीचे रेखा नहीं खींची गई। गाड़ियां तो आ जाएगी संज्ञा में, लेकिन हमने यहाँ पर संज्ञा का निर्धारण नहीं किया, क्योंकि संज्ञा के नीचे रेखांकन ही नहीं दिया हुआ। तीव्रगामी और बिजली सी फुर्ती से चलने वाली, इतना ही रेखांकन दिया गया है। तो ये शब्द क्या बता रही है? ये शब्द बता रही है इस संज्ञा की विशेषता। भाई वो तीव्रगामी है और बिजली सी फुर्ती दिखाने वाली है। तो यहाँ पर सिर्फ इतना ही यहाँ रेखांकन दिया गया है। ये पदों का समूह है और ये समूह क्या कर रहा है? विशेषता बता रहा है। इसलिए हम इसको क्या नाम देंगे? विशेषण पदबंध नाम देंगे। समझ आ गई बात? हम इसको क्या नाम देंगे? विशेषण पदबंध नाम देंगे। देखिए मैं यहाँ पे लिखती हूँ, सच्चा भक्त, सेवा भावी, उदार, हनुमान राम का सेवक था। यहाँ पर इतना आपको रेखांकन दिया गया है। हनुमान शब्द के नीचे रेखा नहीं खींची गई। तो यहाँ सच्चा भक्त, भाई बहुत सच्चा था वो। सेवा भावी, सेवा करने के लिए तत्पर रहता था। और उदार यानी बहुत दयालु था। ये सारे के सारे शब्द क्या बता रहे हैं? शीर्ष पद हनुमान की विशेषता बता रहे हैं, लेकिन रेखांकन सिर्फ हमें इनके नीचे ही दिया गया है। शीर्ष पद के नीचे रेखा नहीं दी गई है। तो ये सारी विशेषता बता रही है, इसलिए हम इनके पदबंध का निर्धारण किस आधार पर करेंगे? विशेषताओं के आधार पर। इसलिए इसको किसमें शामिल करेंगे? विशेषण पदबंध में शामिल करेंगे। समझ आ गई बात? अब आप लोगों के दिमाग में ये प्रश्न आएगा कि संज्ञा पदबंध के भी कई भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। सर्वनाम पदबंध में भी सर्वनाम के जैसे 6 भेद है। निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। अब इन 6 भेदों का पर्टिकुलर नाम देना है नहीं। अगर वहां पर पूछ लिया जाए, जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि वो एग्जाम्पल है, बीरबल के किस्से कहानियां सुनने वाले हम हमेशा बुद्धि से काम लेते हैं। अब बीरबल के किस्से कहानियां सुनने वाले तो क्या है? विशेषता। हम कौन है? पुरुषवाचक में यहाँ पर हम कौन है? पुरुषवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम पदबंध ऐसे चीज की आवश्यकता नहीं है। हम शब्द हमें पता है ये सर्वनाम में गिना जाता है, ये सर्वनाम है। अगर यहाँ पर सर्वनाम के शब्द को नीचे
रेखांकन दिया गया है। बीरबल के किस्से कहानियां सुनने वाले हम बुद्धिमत्ता से काम लेते हैं। हम क्या है, नीचे तक का रेखांकन है जब तो ये सर्वनाम पदबंध है, लेकिन अगर हमको छोड़ दिया गया है तो बीरबल की किस्से कहानियां सुनने वाले, ये क्या बन रही है उसकी विशेषता, तो यहाँ पे उसको खाली विशेषण पदबंध कहा जाएगा। तो शीर्ष पद के आधार पर ही पदबंध के भेद का या प्रकार का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, जहां शीर्ष पद नहीं दिया गया है तो ये समझ लीजिए कि वो किसी के विशेषता बता रहा है, इसलिए उसको विशेषण पदबंध में रख दिया जाएगा। अब बात आती है क्रिया पदबंध की। तो क्रिया पदबंध के उदाहरण देखिए, मैं यहाँ बता रही हूँ। जैसे कि कल मैंने आपको एक दिया था उदाहरण, कल जब क्लास हमारी समाप्त हो रही थी तो आप लोगों के साथ चर्चा करते हुए मैंने एक उदाहरण आपके समक्ष रखा था और बताया था कि इसमें 2 या 2 से अधिक क्रियाओं का मेल हो रहा है। जहां 2 या 2 से अधिक क्रियाओं का मेल हो जाता है वो क्रिया पदबंध बन जाता है। जैसे देखिए, खिलाड़ी मैदान में खेलने जाता है। ठीक है, या फिर मैंने लिखा राम घर पर आकर नहाकर सो जाता है। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, मुख्य क्रिया क्या है? खेलना, लेकिन मुख्य क्रिया के साथ साथ अन्य क्रियाओं को भी यहाँ पर शामिल किया गया है। जब 2 या 2 से अधिक क्रियाएं मिलकर के पूर्ण क्रिया बनाती है तो वो कहलाती है यहाँ पे संयुक्त क्रिया। ठीक है, जब इस तरह से क्रियाओं का भी एक पूरा का पूरा समूह कार्य कर रहा होता है तो उसे हम यहाँ पर किसका नाम देंगे? क्रिया पदबंध का नाम देंगे। मुख्य क्रिया कौन सी है? खेलना, और जाता है भी क्रिया शब्द में शामिल है, इसलिए इसको हमने क्या नाम दिया? क्रिया पदबंध। अगला वाक्य देखिए, 3-4 क्रियाएं एक साथ मिलकर के पूर्ण क्रिया बनाती है। घर पर सबसे पहले आता है, आकर नहाता है, नहाकर फिर सो जाता है। आना भी क्रिया, नहाना भी क्रिया, सोना भी क्रिया, जाना भी क्रिया। ठीक है, तो 2 या 2 से अधिक क्रियाओं का एक समूह जो है एक व्याकरणिक कार्य का कार्य करता है तो वो पदबंध कहलाता है। अगर वहां पे पदबंध मुख्य क्रिया, मुख्य जो पद है वो क्रिया है तो पूरा का पूरा पदबंध किसमें में माना जाएगा? पूरा का पदबंध किसमें माना जाएगा? क्रिया पदबंध में काउंट किया जाएगा। समझ आई बात? जैसे यहाँ पे मैं आपको एक और एग्जांपल दे देती हूँ कि यहाँ पे दिया है, वह अपना दुख प्रकट कर रोने लगा। अब इसके नीचे सिर्फ यहाँ रोना भी क्रिया है, लगा भी क्रिया है, तो यहाँ पे क्रिया पदबंध में इसको शामिल किया गया है। ठीक है, अब यहाँ बात आई संज्ञा पदबंध का। हमने पढ़ा सर्वनाम का पढ़ लिया, विशेषण का पढ़ लिया और क्रिया का पढ़ लिया। अब यहाँ मैं पूछ रही हूँ आपसे कि यहाँ क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, इत्यादि बोधक और निपात अगर दे दिए जाए और आपको पर्टिकुलर उसका नाम नहीं पता है तो आप उसको किससे संबोधित करोगे? अविकारी अव्यय पद या अविकारी अव्यय पद बंध। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे रही हूँ, देखिए, जोर जोर से रोता, जोर जोर से रोता हुआ बालक चुप हो गया, चुप हो गया। ध्यान दीजिएगा, रोना क्रिया है, इस क्रिया की भी विशेषता क्या बताई? जोर जोर से रोना। जब क्रिया की भी विशेषता बताई जा रही हो तो वो क्या कहलाता है? क्रिया विशेषण कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रिया विशेषण कहलाता है। तो यहाँ पर अगर इसको शामिल कर लिया गया है, जोर जोर से रोता हुआ, ठीक है, तो यहाँ पर अगर इस तरह से दिया गया है तो क्रिया की भी विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? जोर जोर से। अगर इतना दिया गया है तो ये क्या कहलाएगा? क्रिया विशेषण पद। और इसमें वो मुख्य क्रिया को अगर शामिल कर लिया जाए तो वो कहलाएगा क्रिया विशेषण पद बंध। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध अच्छे से समझ आए होंगे। अब क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, इत्यादि बोधक और निपात किस तरह से हम इनका निर्धारण करेंगे
और इसके स्थान पर अव्यय या अविकारी पद लिख करके भी किस तरह से हम अपने उत्तर को यहाँ दे सकते हैं, उसके विषय में जानकारी हम अपनी अगली क्लास में करेंगे। तो धन्यवाद बेटा आप सभी का क्लास में अपनी सहभागिता निभाने के लिए। आज की क्लास में इतना पर्याप्त है।